हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, थंबनेल से आप लोग को पता लग गया होगा 9 जून सेकेंड शिफ्ट, 9 जून सेकेंड शिफ्ट। जितने भी मैथ्स 30 क्वेश्चन मैथ्स फुल सेट लेके आप लोग के सामने डिस्कशन के साथ आया हूं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। मैथ्स मैजिक क्लासेस पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PYQ क्वेश्चन हो या मॉक टेस्ट हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन डिस्कशन के साथ सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग सेशन से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए जहां तक उसकी तैयारी थोड़ा सा बूस्ट हो सके। और यदि सेशन पसंद आ जाए तो दोस्त लाइक भी कर देना है। चलते हैं बिना टाइम जाया किए आज पहली क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 9 तारीख जानते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन ये डिस्कसिंग होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला नंबर क्वेश्चन, 12 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई दो खंभे समतल भूमि पर लगे हुए हैं। 12 मीटर और 20 मीटर, तो खंभे के नीचे सिरे के बीच की दूरी 15 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी मीटर में कितना होगा ये आपको बताना है। कोई भी क्वेश्चंस हो एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तो आप क्वेश्चंस एक बार पूरी पढ़ें, चाहे वो बने अथवा ना बने, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई के दो खंभे समतल भूमि पे लगे हुए हैं। क्या मैं ये समतल भूमि बोल लेता हूँ? ये 12 मीटर खंभे हैं, इसको 12 मीटर मान लेते हैं। ये 20 मीटर खंभे हैं, कहीं ना कहीं 12 मीटर से ज़्यादा होंगे। ये 12, ये इसके लेवल का, ये 8 ऊपर चले जाएंगे, 12 8 20। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? चलिए, जो खंभे लगे हैं, खंभे के निचले सिरे के बीच की दूरी 15 मीटर है। जब निचले की ये 15 मीटर था तो ये तो डिस्टेंस तो सेम है, इसका भी 15 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, दूरी। ठीक है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी मीटर में कितनी है? उनके शीर्ष, ये इनका शीर्ष है और ये 12 मीटर का खंभा का ये शीर्ष है और 20 मीटर खंभा का ये, इसके बीच की दूरी आपको पता करना कि इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी क्या है। तो क्या कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ये इसका आधार हो गया तो ये इसका ऊंचाई हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हम कर्ण इसको बोल सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? अरे कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसको रूट अंडर कर दीजिए। तो कर्ण क्या निकल के आ जाएगा? 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसका रूट अंडर कर दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9 8 2 यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, सॉरी माफ कीजिएगा 17। तो ये आपका कर्ण कितना आ गया? 17 आ गया। बस यही डिस्टेंस आप लोग से पूछा गया था, 17 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट सब करते क्या है, ये 12 मीटर 20 मीटर, अरे ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। ऐसा नहीं करना। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है नहीं। आप गौर से देखिएगा तो नॉर्मली ये कैलकुलेशन के तौर पे ये बन जाएगा। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ए बी सी डी के समांतर हैं। ए एक तिर्यक है, एक तिर्यक रेखा है पी क्यू। ए बी और सी डी क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है और कोण पीई बी 49 डिग्री है। जी, ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है जिसमें कोण बीई जी इतना डिग्री और इतना डिग्री है। तो ई जी बी एफ का मान क्या होगा? तो ये क्वेश्चंस को निकालने के लिए पहले डायग्राम बनाना होगा। जिस तरह बोल रहा सेम टू सेम डायग्राम उसी पथ पे चलते हैं। ए बी सी डी के समांतर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ए बी है तो ये कहीं ना कहीं सी डी के समांतर होगा। समांतर तो यही होता है ना, सी डी समांतर है। पी क्यू ए बी सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कौन? पी क्यू। तो क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूँ? प्रतिच्छेद मतलब काटना हुआ एक दूसरे के प्रति। तो पी क्यू, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया। ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है तो पहले यहाँ प्रतिच्छेद करेगा, इसका वैल्यू हम ई मान लेते हैं, माफ कीजिएगा, इसका वैल्यू हम कहीं ना कहीं ई मान लेते हैं और ये जो है इसका वैल्यू एफ है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। और कोण पीई बी 49 डिग्री है। कौन कौन पूछ रहा है? पी ई, ये है ई, और बी ये कितना डिग्री दिया गया है? ये 49 डिग्री आपके पास दिया गया है। ठीक है, जी ए बी और सी डी के बीच में एक बिंदु है। जी जो है ए बी और सी डी के बीच में बिंदु है, तो जी कहीं भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, जिसमें बी ई जी 35 डिग्री है। बी ई जी 35 डिग्री है, तो कहाँ रखे? तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि यहाँ हम जी को मान लेते हैं।
BEG यानी ये कोण मेरे पास दिया गया है 35 डिग्री। ठीक है, ये कोण दिया गया है 35 डिग्री है। और GFE 16 डिग्री है। GFE को तो हमने ये माना है E कितना डिग्री है, GFE ये कितना डिग्री दिया गया है मेरे पास, 16 डिग्री। तो क्या मान पूछ रहा है, EGF का मान, EGF यानी ये कोण आपको बताना, ये कोण आपको बताना। क्या दिक्कत है ये कोण बताने में, बता दीजिए आप। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं एक सीधी रेखा पे जो कोण निर्माण होता है ये 180 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। तो ये जो है, ये कोण जो है P और Q जो प्रतिच्छेद करती है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ ये जो संपूर्ण कोण का निर्माण करेगा ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो ये मेरे पास ऑलरेडी दिया गया है कितना, PEB कितना दिया गया है, 49 डिग्री दिया गया है ना, ये मेरा 49 डिग्री है। और ये मेरा कितना है, 35 डिग्री है। तो क्या मैं ये इसको 35 लिख लेता हूँ, 35 डिग्री है। 180 में जब ये इतना कोण हम माइनस कर देंगे तो मेरा ये कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9×5 = 14, हाथ में 1, 4×3 = 7, 1 84 हो गया। यदि हम इसको 180 में माइनस कर देते हैं तो 6 6 9 96 डिग्री हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कोण का मान 96 डिग्री होगा। जब ये कोण का मान 96 डिग्री होगा तो हम जानते हैं एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण आपके पास दिया गया है कितना, 96 डिग्री और एक 16 डिग्री दिया गया है ना, 16 डिग्री GFE। तो ये 16 डिग्री और प्लस, और ये कोण मेरा G वाला कोण निकालना है, बराबर 180 डिग्री के बराबर कर देता हूँ। तीनों त्रिभुजों का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 2 9 1 10 11 प्लस G इक्वल टू 180। तो जी का मान यहाँ से निकल जाएगा 112, इसमें माइनस कर देना है आपको। तो 8 हो गया, यहाँ साथ में 1 गया, 6 हो गया, 0 हो गया, यानी 68 डिग्री ये आपका ये कोण का वैल्यू हो जाएगा। ये कोण का मान 68 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत लगा, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। आपको लगा ऐसा कि मतलब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात ना, डायग्राम बनाइएगा ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप ही खुद बाय खुद रिलेटेड कर लीजिएगा कि हाँ यहाँ यहाँ माइनस होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन, 9 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 पुरुष या 8 महिलाएं, ठीक है, 9 आदमी करे या तो 9 आदमी को हटा के 8 महिला लगा दे, दोनों वही सेम 19 दिनों में पूरा करते हैं। 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और चले जाते हैं। शेष काम 8 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी है। 9 पुरुष 9 महिलाएं एक काम को 19 दिन में, ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं कि 8 महिलाएं जो होगा ये 19 दिनों में मेरा ये टोटल काम निकला, इतना काम मेरा टोटल करेगा, ये बात मानते हैं आप। 9 पुरुष 9 दिन काम करके चले जाते हैं, 9 पुरुष 9 दिन काम करके चले जाते हैं। क्या मेरा महिला का टोटल काम निकला है, 9 पुरुष 9 दिन चले जाते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 9 पुरुष जो होगा, 9 जो मेन होगा वो 8 वुमेन के बराबर होगा। ये बात जानते हैं, जितना 9 9 मैन एक दिन में काम करेगा उतने 8 औरत एक दिन में काम करेगी। तो 9 में उसकी जो आदमी जो है ये किसके बराबर है, 8 औरत के बराबर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ कि 8 औरत 9 दिन काम करके चले जाते हैं। तो 8 औरत यदि 9 दिन काम करके चले जाते हैं, टोटल 19 दिन का काम था, 9 दिन काम करके चले जाते हैं संपूर्ण। शेष काम को 8 दिन में खत्म करना है, टोटल काम को 8 दिन में खत्म करना है। तो आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी होगी, कितनी हम ला दें जो 8 दिन में पानी खत्म कर दे ये। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये 8, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 80 हो गया, बराबर 8 महिलाएं। यदि महिलाएं की बात करें तो 10 महिलाएं इतनी आवश्यकता होगी कि ये 8 दिन में खत्म कर दे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम बराबर किए। यदि आप पुरुष यहाँ पे, यदि हम यहाँ महिला का काम वर्क लिखें, यदि यहाँ आप पुरुष का लिखते तो ये पुरुष का ऐड कर सकते थे। ठीक है, इसलिए हम महिला का लिखे क्योंकि महिला की आवश्यकता हो रही है, इसीलिए हम सब काम को महिलाओं में बदले, महिलाओं द्वारा करवाए गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 का क्यूब है, -14² + 8/2 का होल स्क्वायर
-19 + 5 = 20 = इसका मान क्या होगा आपको बताना है। तो क्या आप एग्जाम हॉल में 19 का क्यूब करते बैठिएगा। इस तरह क्वेश्चंस आए, पहले आपको एक बार ऑप्शन में ध्यान देना है। क्या ये इकाई डिजिट से संपन्न हो पाएगा क्वेश्चन? तो जी हाँ, इकाई डिजिट सबका अलग अलग है, तो क्यों ना हम यूनिट डिजिट इस्तेमाल करें। पहले कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा। इससे अच्छा इसमें टाइम बचे, इसका हम कहीं और सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है। 19 का यदि क्यूब करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा? 19 का क्यूब करके 19 का क्यूब करने के बाद आपको इकाई अंक नहीं निकालना। 9 का स्क्वायर करेंगे तो एक इकाई अंक आएगा, इकाई अंक एक। इसमें फिर 19 से करेंगे यानी 9 से करेंगे तो इकाई अंक, यानी हम बोल सकते हैं कि 19 का क्यूब करेंगे जो भी संख्या होगी इकाई अंक पे 9 आएगा। ठीक है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, हम जानते हैं, इकाई अंक पे 6। या तो आप यहाँ से 4 चौके 16 डायरेक्ट 6 भी कर सकते हैं। इसको यदि हम यहाँ से उड़ा दें तो 4 चौके 16 इकाई अंक पे 6 यहाँ आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ +6 -19 यानी इकाई अंक 9। अब प्लस इसको यदि हम गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, इकाई अंक पे 0 आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी संख्या जो होगी उसके इकाई अंक पे, इसको उड़ाने के बाद, इसको उड़ाने के बाद, इसको उड़ाने के बाद, इसको उड़ाने के बाद इकाई अंक पे 0 संख्या। तो क्या इसमें सब ऑप्शन में इकाई अंक पे 0 है? तो जी नहीं, एक ही इकाई अंक पे 0 है, इसीलिए स्मार्ट अप्रोच को अपनाना है, स्मार्ट अप्रोच। क्योंकि आपको दोस्त मेरिट तक सफर करना, रिजल्ट तक नहीं। समझ में आ गया। चलते हैं अगली क्वेश्चन की। सेशन से बने रहिए, बेस्ट सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा। उसके लिए टेंशन आप नहीं लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो भी हम क्वेश्चन से बताए वो डायरेक्ट आपके तक पहुँच जाए, और आगामी आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन को फाड़ के आ जाए, उधर फाड़ के मतलब बना के आ जाए टोटल। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पाइप टैंक, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन। एक पाइप टैंक 7 मिनट में भर सकते हैं, मानते हैं आप, एक 7 मिनट में भर सकते हैं। जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। एक तो ये भर रहा है 7 मिनट में पूरी तरह, ये 56 मिनट खाली करने में लगा रहा है। यदि दोनों पाइप खाली टैंक पर एक साथ चलाए जाए तो टैंक का 3/4 भाग पर कितने समय में भर देगा? मिनट में बताना है आपको। 3/4 यानी 75% भाग भरने में कितना समय लगेगा? टोटल टैंक का 75% भाग। तो क्या एक पाइप, ये भरने वाले पाइप को ये मान लेते हैं ये 7 मिनट में भरता है। एक बी पाइप मान लेते हैं ये गधा 56 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है। क्या मैं एक संख्या मान लूं टैंकी का क्षमता? तो टैंकी का क्षमता वो संख्या होगी जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। दोनों संख्या से विभाजित हो जाएगा, कोई पूर्णांक नहीं, एकदम पूर्ण अंक आना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका एलसीएम ही तो होगा जो पूर्ण अंक आएगा, तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 56 हो जाएगा ना। तो ये एक दिन में देखना है, ये एक दिन में कितना? 8। मान लेते हैं क्षमता इतना है, तो एक दिन में 8 क्षमता इकाई भर, 8 इकाई क्षमता ये भर सकता है। और ये जो है एक दिन में -1 इकाई क्षमता ये टैंक को खाली करने में लगेगा, क्योंकि इसका काम है खाली करना। ठीक है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में 3/4 भाग भरने में, टोटल मेरा 56 है, टोटल मेरा टैंकी का क्षमता 56 है, इसका 3/4 भाग कितना होगा भाई साहब? तो आप बोलिएगा 14 चौके 56 होता है तो 42। टोटल इसका क्षमता 75%, ये वैल्यू मेरा 75% का आया, इतना क्षमता है। तो दोनों मिलकर एक साथ को दोनों को खोलेंगे, दोनों मिलकर, तो ये 8 में तो भर रहा है, एक दिन में 8 लीटर तो भर रहा है ये, लेकिन एक खाली कर रहा है। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम कि 7 ही भराया जा रहा है, एक दिन में 7 भराया जा रहा है, टोटल 42 भरना है। तो आप बोल दीजिएगा कि वो 6 मिनट वो समय देगा, वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत लगा आपको ये बताइए इस क्वेश्चन में? कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। यदि आप इस अरेंज में सेट करते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर पूछे, जो कुछ पूछ दे वो, विषम दिनों में ए आ रहा है, सम दिनों में बी जा रहा है, तो अल्टरनेट काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, सब A to Z आपको इसमें निकल जाएगा। सिर्फ ये मेथड आपको याद रखना। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है।
लेकिन बाद में पता चला कि दो जगह पर 54 किलोग्राम के वजन के जगह 44 किलोग्राम लिखा गया है। बताइए। और एक 35 किलोग्राम जहाँ था 40 किलोग्राम लिखा गया। 40 किलोग्राम लिखा गया था जो कि 35 किलोग्राम था। कितना गलती काम किया। तो 10 लड़कों का सही औसत वजन निकालना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 10 गुना 70 करने बैठेंगे। 7,000 कीजिएगा, फिर 55 गुना 55 के जगह इसको 8 कीजिएगा। इतना है आपके पास टाइम? नहीं ना। आइए जानते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स। 10 लड़के, 70 किलोग्राम इसका वजन है। औसत वजन है, एवरेज एवरेज वजन है ये। लेकिन बाद में पता चला कि दो जगह पर, एक जगह पर नहीं, दो जगह पर गलती किया है। क्या गलती किया है? कि जहाँ 54 किलोग्राम लिखना चाहिए, इनको 54 किलोग्राम ऐड करना चाहिए, ये गधा 44 किलोग्राम ही ऐड किया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 किलोग्राम तो इसको नुकसान हुआ था उस समय, ये निकाल दिया था, इसको तो इसमें ऐड करना होगा। यदि हमको सही औसत चाहिए, 10 का मार्जिन हो रहा है, 10 को हमको ऐड करना होगा। एक गलती। दूसरा गलती पे चलते हैं। एक जगह 35 किलोग्राम वजन 40 किलोग्राम लिखा गया था, 40 किलोग्राम लिख दिया था, 35 किलोग्राम वजन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 5 किलोग्राम ये भी जा रहा था, ये भी उसमें जुटेंगे सही लाने के लिए। ये तो गलत ही था ना, दो जगह गलती चट्टा कर दिया तो ये तो गलत ही होगा। तो टोटल कितना किलो हो गया? 15 किलो। क्या ये 15 किलो ये टोटल एवरेज में जुटेगा? जी नहीं, वो भी किलो निकालना होगा। यानी कि इसका 700 किलो यदि है तो ये 15 किलो हमको निकालना उतना है नहीं। ठीक है। यदि ये 15 किलो जुट रहा, 15 किलो जुट रहा है 10 लड़के में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 लड़के का एवरेज कितना जुटेगा? तो बोल दीजिएगा 7.5 एवरेज, 1.5 सॉरी, 1.5 एवरेज जो ऐसा होगा जो कि जो गलती करने के बाद जो एवरेज निकाला था उसमें ये एवरेज जुटेगा। क्यों जुटेगा? क्योंकि ये 15 किलो डिसमिस किया था, 15 किलो को बाहर कर दिया था, तो ये इसमें ऐड कर देना है आपको 1.5। तो क्या आपके पास आ जाएगा 71.5 एवरेज। लो जी, आ गया उत्तर। क्या जरूरी है हमको गुना करने का? मान लीजिए ये 10 और 70 दिया है, आपको लग रहा हो कि इस ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर वो तरीका है, हमको गुना कर दें डायरेक्ट 700 तो आइए जाएगा, लेकिन वो संख्या कोई और रहता तो क्या करते आप? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़के की संख्या का अनुपात दिया गया है, आपके पास 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़के की संख्या ज्ञात कीजिए आप। लड़कियों और लड़के की संख्या दिया गया है, तो क्या मैं यहाँ देख सकता हूँ गर्ल और बॉयज? लड़कियां गर्ल्स, लड़के बॉयज। ठीक है, संख्या का अनुपात 1:5 है तो 1:5 दे दिया अनुपात। यदि इसमें लड़कियों की संख्या 200 है, साफ साफ बोला जा रहा है इसमें लड़की जो ये गर्ल्स है ये 200 है, इसकी संख्या 200। तो खेल लेने भाग लेने वाले लड़के की संख्या क्या कितनी? लड़के की संख्या ज्ञात करना। तो ये रेशियो में तो था 1:5, एक का वैल्यू मेरे पास दिया गया है 200, तो क्या मैं 5 का वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ? एक का वैल्यू 200 तो 5 का वैल्यू 1000। तो लड़के कितने भाग लेंगे इसमें? 1000। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित संख्या है आपके पास, एक निश्चित संख्या दी गई है, दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना को दूसरे भाग के 14 गुने में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, पहला क्या बोला गया? पहले भाग के 5 गुना। पहले भाग हम x मान लिए तो इसका 5 गुना। ठीक है, पहले भाग के 5 गुने को दूसरे भाग के 14 गुने में जोड़ने पर, तो दूसरा भाग को हम y मान लेते हैं, तो 14y को जोड़ने पर देखिए जिस तरह भाषा बोला गया है उसी तरह आप सीक्वेंस में सजाते चलिए, कोई परेशानी नहीं होगा। पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 14 गुना जोड़ने पर कुल संख्या क्या है मेरे पास? ये तो संख्या एक x है, दूसरी संख्या y है, कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, इसका 7 गुना प्राप्त होता है।
तो दूसरे भाग पहले भाग का अनुपात 7 गुना प्राप्त होता है, यानी ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाती है। तो दूसरे भाग का पहले भाग का अनुपात आपसे खोजा गया है, अनुपात क्या है। तो यहाँ से आप इसको इजिली कर सकते थे। 14y बराबर 7x बोल सकता हूँ, 7 से y 7y चला गया, इसको यदि इधर लाया -2x बराबर, इसको इधर तो -7y आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का यहाँ से माइनस माइनस को आप उड़ा दीजिए और एक्स वाई का वैल्यू जो पूछते, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं नहीं, एक सेकंड यहाँ। ठीक है, इसका 7 गुना बराबर है, यह बात मान लिया आप। ठीक है, 7 गुना बराबर है इसका, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7x + 7y। ठीक है, 7x + 7y। अब x को ले जाइए तो कितना आ जाएगा 2x, इधर 7 आ जाएगा 7y। तो एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास ठीक था, और पिछले जो बना रहे थे वो भी ठीक था। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 7:2। तो ये अनुपात तो ही पूछा है 7:2। ओफो, दूसरे भाग का पहले भाग से देखिए क्या गेम चेंजिंग किया है ये। यही सब स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी धड़पड़ में निकाल लेते हैं क्वेश्चंस को सही से नहीं। हम क्यों बोलते हैं आपको बार बार क्वेश्चंस पूरा पढ़ा करो, क्यों? भाषा में चेंजिंग होता है, मैथ्स में भाषा में फंसाता है। आप तो पूरा बनाए यहाँ से यहाँ तक सही, लास्ट में आके हम भी धोखा खा गए 7:2। ये दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात पूछा गया है, तो ये 7:2 यदि है तो ये 2:7 होगा। उत्तर डी होगा 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मोहन 5,000 और वरुण 9,000 रुपया की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज कितना होगा प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है। रेट पूछा गया है आपसे, रेट कितना परसेंट हम दें कि मनोज और वरुण 5,000 और 9,000 की राशि 3,000 रुपया के 3 वर्ष के लिए लगाया, और रेट यदि हम सेम रखते हैं तो दोनों का जो इंटरेस्ट होगा, दोनों का जो ब्याज होगा, दोनों का ब्याज में माइनस करेंगे तो वो 480 रुपया होगा। तो आपको बताना है रेट क्या था। मोहन कितना लगाया भाई, मोहन 5,000 रुपया लेके गया था, अब वरुण 9,000 रुपया लेके गया था। ठीक है, रेट में मान लेता हूँ x%। 3 वर्ष के लिए तो 3 से गुना करना होगा। इसका भी रेट तो सेम ही है, रेट परिवर्तन नहीं है, ये 3 ये 3 है। क्या मैं बोल सकता हूँ मोहन का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मोहन का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप बोल दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, 5 या 15, यानी 150x सिंपल इंटरेस्ट इसका होगा। क्या वरुण वरुण का बोल सकता है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो बोल दीजिएगा 9 या 27 हो जाता है, 237 होगा। तो ये दोनों तो साधारण ब्याज हैं, साधारण ब्याज, ये दोनों में अंतर कितने हैं आपका 120x का अंतर है। लेकिन हकीकत संख्यात्मक रूप से कितना अंतर दिया गया है 480 दिया गया। तो क्या मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकता हूँ बरचोक 48 4, यही तो पूछा गया है 4। रेट कितना, रेट को तो ही x माने 4%। ऑप्शन करेक्ट इज सी, 3 नंबर। ठीक है, वैसे इजी सवाल थे, इसमें कोई ज़्यादा था नहीं। हाँ, यदि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट एक बीच में देता तो कुछ मज़ा और आ जाता। हाँ, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि x का 2% बराबर 24 है, तो x किसके बराबर है? x का 2%, इसको तो बनाने भी सॉल्व नहीं करना। 2 से यदि हम जाते हैं 12 परसेंटेज है, तो उधर जाके गुना हो जाएगा 12 से। क्या समझे, है ना। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में आए तो 100 × 2 बेटे 100 करना है, फिर 24 करना है, फिर कटाना है, तब आपको लिखना, इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेशन। हाँ, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना, इतना कीजिएगा आप, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 11वां नंबर क्वेश्चन,
प्रक्षणों दिया गया है, ये संख्या है, आपको बताया गया समांतर माध्य क्या हो। समांतर माध्य बच्चा को पता है, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग। अब बेटे कुल संख्या क्या ये होता है कि नहीं, बता दो। नहीं होता है गुरु, ये होता है। तो कुल संख्याओं का योग, इसको मैं टोटल ऐड करने तो बैठूंगा नहीं, क्योंकि हमको पता है ऑप्शन में इकाई डिजिट सबका अलग अलग है, तो क्यों ना हम सिंगल डिजिट पे खेला करते हैं। तो आइए खेला करना शुरू करते हैं। 6 4 10, 10 7 17, 17 9 26, 26 7 33, 33 5 38, 38 2 40, 40 6 46, 46 8, 46 8 54। तो इकाई अंक पे कितना अंक आया मेरे पास? 4। कोई भी संख्या योग जो करेंगे उसके इकाई अंक पे 4 आएगा, चाहे वो आगे कुछ भी हो, इकाई अंक पे 4 आएगा। इकाई अंक पे 4, एक ही ऑप्शन है। यदि आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये पक्का मैं वादा करता हूं कि आपका समय 100% बचेगा। क्योंकि हम भी एग्जाम्स, बहुत एग्जाम्स रेलवे का दिए हैं जिसमें क्वालिफाई भी हुए हैं। समय एक भी एग्जाम्स ऐसा नहीं था, एक भी एग्जाम रेलवे का ऐसा नहीं था जिसमें मेरा समय का दिक्कत हुआ। क्यों? क्योंकि मैथ्स, मैथ एक ऐसा विषय है, यदि ये समय यदि नहीं ले रहा है तो आप कोई चीज में नहीं फंसिएगा। जितना भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, या जीके हो, या और कुछ भी हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहित ने एक वस्तु 4400 रुपया में खरीदी, उसने उस पर 3600 रुपया खर्च किया। अब देखिएगा, रोहित ने एक वस्तु 4400 रुपया में तो खरीदी, उसने उस पर 36 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा भी किया। उसने कुल क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित की। फिर उसने उस पर 19% की 2 क्रमिक छूट भी दी। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना। एक तो ये वस्तु 4400 रुपया में खरीदा, फिर इसमें 3600 खर्च करना, काहे कि 3600 ऐड करना पड़ेगा। कोई भी दुकानदार बेवकूफ तो होगा नहीं, या कोई भी रोहित हो या दिनेश हो, वो तो बेवकूफ तो होगा नहीं कि जो वस्तु खरीदा उस पे हम 25% एक्स्ट्रा अंकित करें। नहीं, जो हम खर्चा, मेरा जो खर्च हुआ उसको भी ऐड करेंगे। ऐड करके कितना हो गया? 8000। तो ये मेरा टोटल क्रय मूल्य, इसको हम मानेंगे, क्रय मूल्य हम इसको मानेंगे। ठीक है, पैकेट से खर्च होनी नहीं चाहिए, नहीं तो बिजनेस चौपट। उसने कुल क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित की। यदि मेरा 8000 रुपया क्रय मूल्य था तो इस पे 25% अधिक, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 25% का वैल्यू 1/4, तो यानी अधिक, यानी 5/4, 5/4, तो इसे सिंपल बिना कटाए इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10,000। ये मेरा अंकित मूल्य हुआ, ये मेरा अंकित मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य से 25% अधिक कीमत अंकित की, फिर उसने 9% की 2 क्रमिक छूट भी दी। 19% की 2 क्रमिक छूट दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पहले यदि हम 19% की छूट देंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ 81% ही वैल्यू मेरे पास रह जाएगा, क्योंकि 19% तो गया। 81% यदि रह जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ 8100 रुपया एक छूट देने के बाद आया। फिर हमको इस पे छूट देना है कितना? 19%, यानी फिर इसका 81% वैल्यू निकालना है। ये चला गया। क्या आप इसको गुना करने बैठिएगा 81 का स्क्वायर? तो जी नहीं, लास्ट डिजिट देखिए, सब खेल लास्ट डिजिट का है। लास्ट डिजिट देखिए, सिर्फ एक आ रहा है 81, तो कितनों वर्ग करने पे होगा? इकाई अंक पे एक आएगा, इकाई अंक पे एक, ऑप्शन 4। बताइए क्या समस्या लगा आपको इस क्वेश्चन में? मैं यहाँ 19% 2 बार छूट दिया है, एक छूट यहाँ रहा, एक छूट यहाँ रहा। अब कोई लड़का जो ज़्यादा थिंकिंग करने वाला, जो ज़्यादा ये होगा, तो उसका 2 क्रमिक छूट निकालेगा। 19 गुना 19/100, फिर ये परसेंटेज में आएगा, दशमलव में आएगा 2 अंक, इधर कुछ भी रहेगा एक्स वाई, फिर इसको हजार में घटाएगा, फिर यहाँ कुछ अंक आएगा, इसको घटा के, इतना क्यों करने जाना?
समझे ना क्या बोलने चाह रहे हैं? इतना कुछ नहीं करना, सिंपल जैसा बता रहे हैं वैसा कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक एक आ गया, इकाई अंक ये हो जाएगा। 81 का स्क्वायर भी करना चाहते हैं आपको, यदि ज़्यादा है कि नहीं सर हम प्रोफेशनली से जाएंगे, पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो करो। इसका वर्ग लेना है 64, इसका स्क्वायर करके आया जाएगा, 2 अंक हमको लाना है तो बीच में 0 घुसाना पड़ेगा। इसका गुणनफल करना है तो 8 का 8, और जो वर्ग है उसका भी गुणनफल करना है तो 8 का 8 दूनी 16, इसको 16 ले लेना है, 1 6 5 6, ये आपका हो गया 65 61। ठीक है, और डायरेक्ट हम यहाँ से एक का एक डायरेक्ट इसका इकाई अंक पे खेल कर दिए, क्या दिक्कत लगा, क्योंकि टाइम बचत करना, चाहे हम किसी विधि से खेलें, मेरा टाइम बचना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेतन की बिक्री राशि में पहले वर्ष 2% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। इस प्रकार उसके वर्तमान बिक्री 1,76,800 रुपया है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री में क्या थी? तो 2 वर्ष पहले बिक्री को एक्स मान लेते हैं, और एक क्वेश्चन में एक ब्रैकेट में दिया गया है, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सही होगा आपका। ठीक है, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि पहले वृद्धि होने से पहले जो राशि हो रही होगी कहीं ना कहीं एक्स रही होगी, जब पता नहीं है तो क्या माने, हम एक्स ही मान लेते हैं। ठीक है, एक बार वृद्धि कितना परसेंट का किया गया, 2% का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 102/100। एक बार वृद्धि 120% का किया तो 20% का 1/5, तो इसको डायरेक्ट 6/5 आप वृद्धि है तो लिख सकते हैं 6/5। वृद्धि करने के बाद टोटल राशि कितना हो गया, तो 1,76,800 रुपया। तो पूछा गया तो उसका बिक्री क्या होगा, एक्स का वैल्यू का क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू के लिए आपको यहाँ से इसको उड़ाना पड़ेगा। इसको 2 बार से पहले ले लीजिए तो 51, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, इतना हो गया। क्या ये 51 से जाएगा? हम्म 17 से लेते हैं, 17 × 51, 17 × 5 = 85, 17 × 2 = 34, यानी 5200 आ गया। इसको भी यदि हम 2 से ले लेते हैं तो 2 से 2600 हो गया, हुआ ना 2600, इसको हटा देते हैं, हुआ ना 2600, 2600। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3×9 x, बेटे 500, ये जाके नीचे गुणनफल होगा, नीचे यहाँ जाके गुणनफल होगा, तो 9x मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 5 से करेंगे 30 3, अब 5 दूनी 10 3 13, यही होगा, यही होगा ना, 2 0 और इधर 2 0, ये हो गया। तो आपसे क्या भी एक्स का वैल्यू पूछा गया, तो एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक लगभग में निकालना है, एक्चुअली डाटा सबको भाग देते नहीं बैठना है आपको। तो 9 × 9 4 बचा, तो 9 × 4 = 36, 4 बार में जाएगा तो 14 लास्ट में, 14 14, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, ये तो बात आप जान गए। इस तरह ऑप्शन छांटना शुरू करना है। इस ऐसे में क्या फायदा आपके लिए होगा कि मान के चलिए थोड़ा सा लगभग में आपका गलती भी हो गया, तो कम से कम 50% आपके पास चांस बना रहेगा कि दो में कोई एक होगा, ये नहीं कि चारों में कोई एक आप मार दीजिएगा, एक और आंसर निकल गया, दो तीन में से कोई एक, तो क्या आपका सही रहा, है ना? तो इस तरह नहीं करना है आपको। तो कितना हो गया, 9 चला गया, यहाँ 4, 9 × 36, यहाँ 4, और फिर 9 × 36, फिर 4 4 4, इसी तरह, यानी 1.4444, बस यही आंसर है। कितनों भी नहीं, 2 अंक मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो तीसरा अंक मिला के कहानी खत्म करना है। ऑप्शन करेक्ट नंबर सी, सॉरी बी। कोई दिक्कत? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये संख्याएं दी गई है आपके पास, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चंस में, पढ़िए, पढ़ लिए, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 4x² + bx + 3 = 0, ठीक है, द्विघात समीकरण, समझ गए, और 8x² + 4x + c = 0,
ठीक है, इजकल टू 0। दोनों के मूल्य उभयनिष्ठ हैं, तो क्रमशः बी और सी मान क्या हो। ठीक है, ये याद रखिएगा कि दोनों जो द्विघात समीकरण के मूल हैं वो उभयनिष्ठ हैं। क्या है, उभयनिष्ठ है। यदि दो द्विघात समीकरणों के मूल उभयनिष्ठ हैं तो उनके संगत पदों के गुणांकों का अनुपात हमेशा समान होता है। इसका जो गुणनफल, इसका जो अनुपात होगा हमेशा समान समान होगा। जैसे इसका कितना हुआ 4, इसका कितना हुआ 8, 4/8 है ना। दूसरा बी 4 बराबर 3, तीसरा, और तीसरा यहाँ क्या है सी। ये अनुपात हमेशा बराबर होगा। मान गए, ये अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि ये मैं दो अनुपात को यहाँ से पहले मैं करूँ तो ये हाफ बराबर b/4 2, तो b बराबर कितना निकला 2। b का मान पूछ रहा है तो b बराबर क्या निकला 2, तो b बराबर 2, b/2 ये दो जगह है, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, b बराबर 2। अब दूसरा ये दोनों का अनुपात करेंगे b/4, नहीं नहीं नहीं, हाँ b/4, एक सेकंड। तो b का मान मेरे पास निकला कितना 2। यदि b का मान निकला 2 तो ये दोनों करेंगे b/4 बराबर 3/c। b2 निकला 2/4 बराबर 3/c। तो यहाँ से 2, 3 दूनी 6, यानी c का मान कितना निकला 6। तो ये क्या मेरे पास निकल गया, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 6, 2 का 2 और 6, ये ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ इसमें एक बात पे ध्यान रखना है आप लोग को कि यदि दो द्विघात समीकरण दिए गए हों तो उसका जो उभयनिष्ठ होगा उनके संगत पद जो होगा, जैसे ये पद इसके लिए ये पद, दूसरा पद इसके लिए ये दूसरा पद, तीसरा पद इसके लिए तीसरा पद, ये जो संगत पद होगा उसके गुणांकों के अनुपात समान। ठीक है, समान मतलब बराबर होगा, तो इसको इसी तरह बराबर कर देना, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बाकी बन जाएंगे, कुछ भी पूछे वो बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसका वैल्यू बताया गया है आपका, तो आप लोग बनाइए इसको। बना लिए, बन गया। कैलकुलेशन में नहीं घुस जाना है, लगभग में भी निकाल के उसका आंसर दे देना है आप लोग। निकल गया ना, चलिए देख लेते हैं। 71, 71। देखो पहले क्या करो, ये बट्टा में ये इस तरह क्वेश्चंस में पहले ऑप्शंस भी देख लिया करो, किस तरह ऑप्शंस ढूंढ रहा है इकाई, मतलब यदि यूनिट डिजिट पे खेल हो सकता है तो उस पर भी खेल कर देंगे, यदि प्लस करना होगा तो उसके लिए तो है ही। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये तीनों जुटेगा, ये माइनस होगा, ये याद। ठीक है, ये दोनों को हम जोड़े तो कितना आ गया मेरे पास, 1 और 7 3 10, 101। 101 और प्लस यदि हम 31 माइनस कर दे, एक सेकंड के लिए, 0 7 70 हो गया। अब प्लस यदि इसमें 62/7 कर दे तो 7 7 49, 490 हो गया, तो 2 और 9 6 15 यानी 552/7, 552/7, 552/7, ये आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। पूरा कुछ नहीं थे, इसको आप योग भी कर सकते हैं, ये फंस नहीं जाइएगा इसमें पहले। ये नहीं कि बटाव में जोड़ लीजिएगा तब बटाव में इसको माइनस कीजिएगा, बहुत लेंदी चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए ए बी सी डी दो समांतर रेखाएं, मान लीजिए जो बोल रहा है इस तरह क्वेश्चंस यदि आए दोस्त, तो वो जो कुछ बोले वो आपको करना है, चाहे वो गड्ढा में गिरने बोले तो कूद जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। मान लीजिए ए बी सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी दो समांतर समांतर रेखाएं हैं मान लिए। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, फिर से वही बात, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, ये दो बार सवाल आ गए हैं।
पी क्यू ये तिर्यक रेखा है, इसको मैं पी मान लेता हूँ, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो ए बी को बिंदु आर पर तथा सी डी को एस पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ एस पे प्रतिच्छेद कर रही है और इसको कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये आर पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये बात माने आप, ठीक है। कोण ए आर पी 2x है। ए आर, देखिएगा यहाँ ए, एक सेकंड आपको बदल देता हूँ, ए आर क्या बोला गया है, ए आर पी, यानी ए आर पी जो है ये 2x दिया गया, 2x, ठीक है। ए आर क्यू वाई डिग्री है, ए आर क्यू ये आपका मान वाई डिग्री, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और डी एस पी 4x है, डी एस पी ये 4x, 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 ठीक है। तो क्रमशः एक्स और वाई का वैल्यू आपको निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू क्या, एक्स वाई का वैल्यू क्या। यदि ये इसका 4x है, इसका भी 4x होगा, संगत है, ये बात मानते हैं आप लोग जी, 4x है। तो फिर से वही बात, एक यदि रेख लंबी रेखा है उसका एक कोण निर्माण करना है तो इसका संपूर्ण कोण 180 डिग्री का होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू हमको मेरा निकल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल गया 30 डिग्री। यदि x का वैल्यू निकला तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ये कोण का वैल्यू 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। तो इसका 60 डिग्री तो ये पूरा का 180 डिग्री, इसमें करेंगे तो इसका 120 डिग्री, तब ना ये पूरा दोनों निर्माण 180 डिग्री करेंगे। तो x और y का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा आपका 2x का वैल्यू, 2x, x का वैल्यू पूछा गया, ये नहीं कि 60 120 कर देना, 2x का वैल्यू 2x है, 60 डिग्री है, पता है ना, x का वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, y तो y ही है 120 डिग्री, 30 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर, 30 120 डिग्री, 30 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चंस में मैं आपको बार बार वही बात बोल रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चंस को आप पढ़िए, जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह कीजिए, बस अपना लॉजिक लगाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एक निश्चित धनराशि पर 19% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में लिए गए वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 590 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक करना, लगभग में भी बता दीजिएगा तो बहुत बड़ी बात है। 19% रेट है आपके पास, दिया गया है 2 साल के लिए आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका होगा 2 साल में, उसका आपको अंतर ऑलरेडी संख्यात्मक रूप से 580 रुपये दिए गए हैं। तो आपको पूछा गया है राशि क्या हो। 19% 2 ईयर्स के लिए यदि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना बड़ा आसान है, दोनों को गुना कर दीजिए, 19 दूनी 38, तो आप बोल दीजिएगा इसका 38% सिंपल इंटरेस्ट निकला, ठीक है। 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप इस फार्मूला पे भी यूज कर सकते हैं, ए बी प्लस ए बी बटे 100, इस पे कर सकते हैं, या आप लोग को एक ट्रिक्स बताया था, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट पब्लिक आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस जगह 19 यदि रेट है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिखेंगे, 19 दूनी 38, 38 पब्लिक आर स्क्वायर, तो आर कितना 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 होगा। कुछ नहीं करना, 2 डिजिट जो 2 अंक तक डिजिट है उसको यहाँ से लिखना, बाकी बाद वो सिंगल यदि ग्रुप में बच जाए तो उसको इसमें जोड़ देना है, 10 मतलब दे देना 41.61, क्या मैं बोल सकता हूँ 41.61, 41.61 है ना, 41.61। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कितना निकला 41.61%। अंतर मेरा संख्यात्मक रूप से 590 है, संख्यात्मक रूप से 590 है, लेकिन ये दोनों का अंतर है कितना, तो हम बोल देंगे 3.61% अंतर है, लेकिन अंतर है 590 का। 100% हम राशि को मानते हैं, यहाँ से राशि आपका निकल जाएगा, इधर उड़ा दीजिए 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको करते रहिए भाग, कितना बार में जाएगा ये लगभग बताना है। यदि हम डायरेक्ट डायरेक्ट भी इसको करें तो एक बार में जाएगा ये 361, यानी 9 आ गया, तो यहाँ 8 में जाएगा ये 2 आ गया,
आएगा ना, 8 में 2 आ गया, ये 2 आ गया, 229, ऊपर से एक जीरो टपक जाएगा, यानी 2290 हो गया। एक तो एक तो सब में है, यहाँ ऑप्शन देखते चलिएगा, एक एक सब में है ना, एक सब में। अब दूसरा आप कितना से विभाजित, तो दूसरा आपको गुना नहीं करना होगा कि कितना से विभाजित, यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हैं सब जगह 6 है, यानी कि ये तो 100% 6 से ही जाएगा। तो कितना बार में जाएगा, 6 हो गया, 6 हो गया, 3 बचा, 6 18 3 21 हो गया आपका, तो ये 4 हो गया, तो ये 2 हो गया, हुआ ना, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 124 ऊपर से 0। ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, सब 3 है तो 3 जगह 100% 3 जगह जाएगा, 3 एक 3, 8 हाथ में 1, 3 3 1 10, ये इतना बार में जाएगा। 7 हो गया, यहाँ यहाँ आपका बचा 13, 3 बचा तो 8 5 यहाँ हो गया, यहाँ आपका 1 हो गया। ठीक है, 0। 663 663 663 सब में है। ठीक है, 663 सब में। अब आगे वाली संख्या या तो 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ये 4 तो इससे छोटा है, तो 4 से नीचे तो होगा नहीं, 4 नहीं होगा। 5 फिर 3, हाँ 4 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 4 एक 4, 4 24, हाथ में 2, चढ़ते बार 2, हाँ 4 हो जाएंगे, यानी 16 34 आंसर होगा, जो भी उत्तर होगा 16 34। तो 16 34 आंसर होगा इसका। एक सेकंड, 16 34 लगभग में यही होगा, 16 34 लगभग में। ये निकटतम पूर्णांक पूछा गया, इतना नहीं रखना है। और बाकी बात ये आपको लग रहा होगा ये कैलकुलेशन लंबा था, नहीं कैलकुलेशन लंबा है नहीं। बाकी बात ऑप्शन से आप सहारा लीजिएगा, तो कैलकुलेशन लंबा नहीं है, डायरेक्ट आपको सिर्फ गुना करना। ठीक है, तो उत्तर आपका हो गया आपका बी, ए। उत्तर आपका है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका सही क्या उत्तर लिख देता हूँ, 3 4 30 ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी सामान्य गति, अपनी सामान्य गति बना के, अपनी सामान्य गति के 2/3 भाग से चलने पर अभिजीत पहुंचने में 28 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और गंतव्य के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है, आपको बताना। यदि उसका चाल, क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि यदि एक लड़का चल रहा था, यदि उसके चाल को 2/3 हम कर दे, 2/3 यानी कहीं ना कहीं कम हो रहा है, यदि 2/3 चाल कर दे तो अभिनंदन को पहुंचने में 28 मिनट देरी लगता है। तो अपने घर से गंतव्य के बीच की दूरी तय करने में समानतः कितना मिनट लगता है। तो यदि हम बोले पहले ये 1 किलोमीटर पर घंटा चाल से चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं 2/भाग चलने से तो 2/3 हो गया, 2/3 चाल हो गया। तो क्या मैं इसको इसको यहाँ से इधर से लिख सकता हूँ 3:2। इसको पहुंचने में 28 मिनट समय लगा, 28 मिनट अधिक समय लगा। तो क्या अंतर इसका 1 किलोमीटर है, बराबर है 1 किलोमीटर 28 मिनट के वैल्यू के बराबर है। लेकिन अधिक तब ना लगा, अधिक क्यों लगा, क्योंकि ये 3 किलोमीटर चल रहा था, ये 2 किलोमीटर चल रहा था, कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर अधिक है, तब तो 28 का वैल्यू है। 1 किलोमीटर वृद्धि हुआ तभी तो 28 मिनट देरी से पहुंचे हम। तो गंतव्य पर दूरी तय करने में कितना, तो 28 मिनट ऐसे लग रहा था, इसको कर दीजिए 28 दूनी 56 मिनट पहुंचने में लगेगा। और यदि ये ज्यादा लेट करेगा तो 56 से इसको गुना कीजिए, 84 मिनट लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट। यदि समानता ये दूरी अपना करे तो ये 56 मिनट लगाएगा समय। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या होगा इसका 56 मिनट। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ हानि क्या होगा। ये दो तरीका से निकल जाएंगे, या तो आप ए बी पे निकाल लीजिए, ए बी प्लस ए बी बाय 100, ये फार्मूला देख लेते हैं। इस पे 65% है और 8% छूट दिया गया, पहले वृद्धि किया गया, प्लस माइनस माइनस 65 × 8/100, 52 ये हो जाएगा। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, और 6 × 48 4 52, ये 100 हो जाएगा, यानी बोल सकता हूँ ये 5.2। अब माइनस ये इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 7 5 57, 57 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 0.8,
15 51.58 51.58। ऐसे आप निकाल सकते थे ये भी फॉर्मूला पे। यदि लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेट टाइप है तो आप उसके लिए एक और विधि है। ये हो गया, उसके लिए सेकंड विधि देख लीजिएगा। ये पहला विधि, एक व्यापारी अपने माल पे क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है। तो क्या मैं ये मान लेता हूँ इससे ये 65% अधिक मूल्य करेगा तो 165 पे करेगा, और इसे अंकित मूल्य पे 8% की छूट देता है। इस पे ये 8% की छूट दे रहा है, 8% की छूट दे रहा है। तो 8% की छूट जब दे रहा है ये, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू अब जो नीचे होगा ये 92% के करीब होगा। तो यानी क्या होगा, 5 दूनी 10, इकाई अंक पे 0 होगा ना। ठीक है, दूसरा डिजिट पे 0 होगा, दूसरा डिजिट पे 0 होगा। तो ये समय दूसरा डिजिट देखिएगा, दूसरा डिजिट पे कहीं 0 नहीं है, यहाँ आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं यहाँ से। और यदि आपको लगता है कि उसी में फ़ायदा है तो उसी को अपना सकते हैं आप लोग। बाकी बात, यदि इसको करना चाहते हैं तो ये तरीका समझने वाला है, समझ के करना चाहते हैं समझ के होगा, या ये भी फार्मूला पे ये आपको याद रहना चाहिए, इस पे निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 प्लस 5√2 प्लस 9 माइनस 5 रूट के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्या मध्यमानुपाती 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 क्या होगा? मध्यमानुपाती होता है रूट अंडर ए और बी, यही होता है ना। पानी पी लो। मध्यमानुपाती क्या होता है? रूट अंडर ए बी। तो बस रूट अंडर ए बी कर देना है आपको। तो ये 11 प्लस 5√2, ये 9 माइनस 5√2 हो गया। इसको मैं रूट अंडर जाएगा ये, इसको मैं 99 लिख देता हूँ। 99 प्लस, यही होगा ना, 99 प्लस, यही होगा ना, 99 प्लस, इसको यहाँ से यदि हम करेंगे 99, 99 गुना करना होगा, फिर 11 से गुणनफल इसका होगा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 11 से होगा तो 11 पचे 55, माइनस हो जाएगा ना, -55√2। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, यदि 11 से पहले इसको गुना करना पड़ेगा फिर इसको तो 11 पचे 55√2, 55√2। ठीक है, प्लस, ये हो जाएगा प्लस, अब इसको लेके चलना है तो ये कितना हो जाएगा, 45√2, 9 पचे 45√2, 45√2 माइनस, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 पचे 25 और √2 25 दूनी 50 -50। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ठीक है, ब्रैकेट को मैंने देता हूँ। ठीक है, ये क्या, 99 माइनस 55√2 प्लस 45√2 माइनस 50 लिख सकते हैं ना, रूट अंडर। ठीक है, ये चला जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा 49, माइनस 55 में ये चला जाएगा तो कितना होगा, 10√2। बस यही आपका उत्तर हो गया, यानी 49 माइनस 10√2। कहाँ है 49 में, 49 माइनस 10√2, ये उत्तर है आपका। ठीक है, सिर्फ इतना जानना, मध्यमानुपाती कोई भी होगा, मध्यमानुपाती पूछ रहा होगा, दो संख्या आपके पास दिया रहेगा, जैसे दो संख्या यदि दिया हुआ रहेगा 6 इसका रूट अंडर गुणनफल में कर देना है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब 1278, 2368, 4318 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है।
3x-40y का मान। इस तरह क्वेश्चन है, तो जितने भी संख्याएं दिया गया है तो पहले तो आप उसका अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने के बाद उस संख्या का एचसीएफ ले लेना है, उस संख्या का एचसीएफ ले लेना है। ठीक है, एक सेकंड, इसको लास्ट में करते हैं। तो इसका कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब शॉर्टली विधि बन जाए, वैसे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, कैलकुलेटिव थोड़ा करना पड़ेगा। जैसे ये मान के चलिए, जैसे माइनस करना होता है, जैसे इसको माइनस हम कर देते हैं, तो सबसे पहले माइनस करने पे क्या आएगा, तो जीरो। यदि हम ये दोनों को माइनस करते हैं तो 0 9, लॉन्ग विधि देखते हैं, 10 90, ये हो गया। फिर यदि ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 19 50 आएगा। ठीक है, फिर इसको और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 30 40। तो इसका यदि हम एच सी एफ ले लें, एच सी एफ कितना आएगा, तो वो छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण तरह विभाजित कर दे, उसे हम एच सी एफ कहते हैं। ठीक है, ये बात मानते हैं। तो क्या इसका एच सी एफ कितना आ जाएगा, इसका एच सी एफ 50 से कटेगा नहीं, 5 से तो कोई नहीं का, 0 0 50 नहीं, 40 नहीं नहीं, 10 आ जाएगा इसका एच सी एफ। सिंपल में 10 आ जाएगा इसका एच सी एफ। ठीक है, 10 यदि इसका एच सी एफ आ जाएगा, तो वो संख्या हम समझ गए कि वो संख्या क्या होगा, यही 10, तो एक्स मेरा वैल्यू है। यदि हम 10 में भाग कर दे तो सब में भी मतलब शेषफल सेम आएगा, तो करते हैं भाग। तो 10 × 10 = 20, यानी शेषफल यानी वाई का वैल्यू 8 आ रहा है। ठीक है, यही का मान पूछा गया है। तो 8 × 24, तो 30 है ना। 30 - 112 -82 आंसर, ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चंस को ले एक बार और लेके आएंगे, इसके लिए आप टेंशन ना लें। अभी के लिए इतना समझ लें कि यदि एक संख्या विभाजित किया जाए, पहले संख्या विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल भी समान बचता है, तो एक्स वाई का वैल्यू पूछे तो ये संख्या को अंतर निकालना, पहली संख्या में दूसरी संख्या जाएगा, दूसरी तीसरी, और तीसरी में पहली संख्या जाएगा, इसका एच सी एफ ले लीजिएगा। एच सी एफ निकल जाएगा तो वो संख्या आपका वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का मान। और यदि इसको भागफल देके इसका शेषफल ज्ञात कर लेना है, 8 इसका शेषफल हो जाएगा, बस इसमें पुट कर देना है, -82 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा के 14 लड़कों का औसत वजन 40 इतना किलोग्राम है, और शेष 4 लड़कों का औसत वजन इतना किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़का का औसत किलोग्राम 2 दशमलव तक ज्ञात कीजिए। 14 लड़के का औसत वजन, क्या पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, बार बार बोल रहे हैं, पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, क्या ऑप्शंस में अप्रोक्सली चलेगा, 37 38 39 40, नहीं, ये तो लगभग में है सब, लगभग में है सब। अच्छा, हम देखते हैं, तब पर भी देखेंगे, 2 दशमलव के बाद है ना, 14 लड़कों का औसत वजन क्या हम मान सकते हैं 40, 0.25 छोड़ दिए, 1/4, यानी 3.5 होता है उसका वैल्यू, हम इसको छोड़ दिए। शेष 4 लड़कों का औसत वजन इतना है, शेष 4 लड़कों का, यानी कुल आयु इसका कितना हो गया, इसको आसान होगा करने में, 560, एक सेकंड के लिए 560, और 4 लड़के का औसत वजन इतना है, 5 है, 2 हो गया, 134 आ जाएगा, 134 आएगा ना, 134। तो कक्षा के सभी लड़के कितना आ जाएगा इसमें, 4 9 6, इसमें 18 से करना है, 18 × 3 = 54, यानी 5 1 4, कितना बार में जाएगा ये, 8 बार में, 38.38, यही आंसर। ठीक है, कुछ नहीं मानना हमको, लगभग, अरे भाई हम इसको 0.25 इसको हम छोड़ दिए, इसका मतलब थोड़ी है कि इसको छोड़ दिए, हम इसको इग्नोर किए।
हो सकता था बाद में वैल्यू पता चल जाए तो उसमें हम जोड़ भी सकते हैं। तो ये लगभग में 38 पॉइंट आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। भाग देने मत बैठिएगा, ऑप्शन में देखते जाइएगा, 3 आया 3 मिला तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 40 वाला तो होगा ही नहीं। पहली अंक मिल गया, अब दूसरा अंक चलते हैं, दूसरा अंक 8, 8 है तो यही है 8, ये तो हो नहीं सकता। ये बस ऐसे छांटना सीखिए क्वेश्चन को, तभी आप फुल में फुल क्वेश्चन मार सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं कि हम एक ही विधि से सब क्वेश्चन को बना के सॉल्व कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है दोस्त। अब वो भी एक समय में, मिनिमम समय में, समझ रहे हैं ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी सामान्य गति के 2/7 चलते हुए अभिजीत अपने घर पर पहुंचने में 70 मीटर देरी से पहुंचता है। उसके घर के बीच की दूरी ज्ञात करने में उसे सामान्यतः x मिनट लगते हैं। दूरी तय करने में x मिनट लगते हैं। तो पहले यदि हम माने कि ये पहले इस गति से जा रहा था, तो सामान्य गति के 2/7 से, यानी इसका 2/7 तो यही होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 7/2। पहले इस गति से जा रहा था, अब ये 2 गति पे जा रहा है, 2/7 पे जा रहा है, 5 गति कम हुआ, गति 5 कम हुआ है, इसी कारण तो 70 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो यानी एक कम होता गति, 14 मिनट देरी से पहुंचता, ये हम बोल सकते हैं 14 मिनट देरी से पहुंचता। तो अपने घर के बीच की दूरी तय करने में उसे समानतः कितना मिनट लगता है, ये आपको बताना। उसके घर से दूरी तय करने में समानतः कितना मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट तो ये चलिए रहे थे, 1 मिनट में 14 है, तो यानी 28 मिनट। क्या दिक्कत है, 28 मिनट करेक्ट आंसर। बस ये दोनों को रेशियो में निकालना है, कितना लेट किया इसका अंतर करके एक का वैल्यू निकाल के बस गुना कर देना, यही आपका उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाजित, सै कोई भी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाजित है। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो संख्या 2 और 4 दोनों से विभाजित होगा। जो संख्या 8 से विभाजित हो रहा है वो 2 और 4 से 100% विभाजित होगा। तो क्या ये 2 से विभाजित है 15,659? कभी नहीं, ये तो गया। क्या ये 2 से, जी हाँ ये तीनों 2 से है। क्या ये 4 से विभाजित है, देख लेते हैं। 4 तिया 12 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 1 4 दूनी 8 हो गया, 2 ये नहीं, 4 से विभाजित नहीं, ये भी संख्या नहीं हो सकता। क्यों मैं 37 को क्यों भाग देने जाऊँ। सबसे मिनिमम वाला जो आसान है उसको देख लेता हूँ, बाकी बात चलते हैं 4 के ऊपर। तो 4 से विभाजित है, तो 4 इतना 4 तो 6, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। अब क्या करें, अब 8 भी है, 8 से दो भाग देने पर क्या ये 8 संख्या विभाजित है, तो 8 का 8 हो गया, 6 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 6 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 4 8 छक 48। ये संख्या विभाजित है ना। 8 से ये संख्या विभाजित, ये संख्या विभाजित, क्या ये संख्या विभाजित 8 से है, तो जी नहीं, ये 8 से विभाजित नहीं है। उत्तर आंसर आपका ये है, बिल्कुल। क्या दिक्कत, अधिकतर लड़का 37 से डिविजन करने लगा। अरे भाई 37 से, ये संख्या 37 और 8 से दोनों से विभाजित है, तो इसका एलसीएम लेके विभाजित करो, क्यों इतना करना है। जो मिनिमम संख्या है, मिनिमम संख्या से पहले देखेंगे, मिनिमम संख्या से नहीं हो रहा तब मैक्सिमम संख्या की ओर बढ़े। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक और माध्यका क्रमशः 14.2 और 60 है। किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक और माध्यका इतना इतना है, आंकड़े का समुच्च माध्य ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में भी बताए थे हम, कि बहुलक फार्मूला ये तो याद रख नहीं, कुछ याद रखिएगा। तो एक फार्मूला 3 माध्यका -2 माध्य, बहुलक कितना दिया गया है आपके पास, बहुलक सॉरी बहुलक 14.2, माध्य कितना है, माध्य 60 है, तो ये हम 180 लिख सकते हैं, -2 माध्य को हम x मान लेते हैं। क्या ये इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -2x कितना जाएगा, ये 180 कितना बार में जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा 165.8, ये संख्या आ गया। एक्स का वैल्यू यहाँ से 2 8 16, 8
दो दूनी 4, 82, 82 एक ऑप्शन में, बस यहाँ से पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, जहाँ तक मिले ऑप्शन, जहाँ तक आंसर जब तक नहीं मिले उसको करते जाना, आंसर मिल गया बस छोड़ दो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 27 मीटर ज्यादा है, उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या है? एक आयताकार है, आयताकार बना लेता है, ये आयताकार है, लंबाई इसकी चौड़ाई से 27 मीटर ज्यादा है, चौड़ाई से 27 मीटर जाता है, यानी चौड़ाई यदि x है तो ये x प्लस 27 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये दिया गया है 2268। लंबाई कितना है मेरे पास? x प्लस 27, चौड़ाई कितना है? x बराबर 2268 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 27, एक्स बराबर कितना हो गया? 2268। ये समीकरण आया आपके पास, एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए। कैलकुलेशन में क्यों जा रहे हैं, हम इकाई अंक पे खेल करेंगे, क्यों डर रहे हैं कि 38 है तो भाई एक्स स्क्वायर करना, कुछ ऐसा करना नहीं पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, तो इकाई अंक पे 3 है, यदि 3 है, 3 तिया 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस 3 है तो एक यहाँ 27 एक आ जाएगा, क्या ये 9 एक इकाई अंक पे 0 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गया। दूसरा नंबर लेके चलते हैं, दूसरा नंबर में लास्ट इकाई अंक कितना है? लास्ट इकाई अंक कितना है? 6 है, 6 है ना लास्ट इकाई अंक, तो 6 चार 36, 6 पे स्क्वायर कितनों कीजिए, 10,000 20,000, इकाई अंक पे 6 ही आएगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 6 छक 42, ये 2, इकाई अंक 8, क्या आ रहा है? 6 2 8, हाँ इकाई अंक 8, ये हो सकता है। आगे चलते हैं 8 पे, हो सकता है, छोड़ नहीं देना, हो सकता है, देख लेते हैं, और कोई ऑप्शन तो ऐसा नहीं है। 8 8 8 64 4, प्लस 8 7 56, 6 4 10 0, क्या ये 0 8 के बराबर है? ये तो 8 है, नहीं ये नहीं हो सकता, 0 तो ये हो ही नहीं सकता, बाकी बात बचा ऑप्शन है, क्यों कैलकुलेशन करूँ मैं, हो गया आंसर निकल गया, टाइम बचाना है ना, हमको उत्तर चाहिए, आप किसी तरह उत्तर लाइए, जोड़ के घटा के गुना के भाग करके, या आपका माइंडे सेट वैसा है सिर्फ आंसर याद रहता है, उस तरह भी ला सकते हैं आप, उसको सिर्फ उत्तर चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर छोटी है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इनके संख्यात्मक माप के 3 गुना के बराबर है, तो इसकी लंबी भुजा की लंबाई क्या है? आप इसको दो तरीका से कर सकते हैं, इस सवाल में आपको ऑप्शन से भी बनाने की विधि बता देंगे, कि यदि आप इस भाषा से नहीं पकड़ के बना सकते हैं तो ऑप्शन से बना सकते हैं। तो पहली इसका प्रक्रिया चलेंगे, जो प्रोसेस भाषा पे बनता है क्वेश्चन, उस पे। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर अधिक है, एक आयत है आपके पास, इसकी जो छोटी भुजा है लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर छोटी है, ये लंबी भुजा है, इससे 16 सेंटीमीटर छोटी है, मैं ये बोल सकता हूँ x-16। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 3 गुने के बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही तो है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये दोनों को करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x हो जाएगा। तो बोला इसका जो एरिया का संख्यात्मक जो मान होगा, इसका परिमाप के इसका परिमाप के 3 गुने के बराबर, 3 गुने के परिमाप, तो ये होता है, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल भी तो होता है, तो 2 इंटू एल कितना है? एक्स है, बी कितना है? एक्स माइनस 16 है, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2x-16, 2, ये संख्या आ गया यहाँ से, 3 गुना अभी नहीं किए हैं, तो 2 इंटू 2x-16, ये 3 गुना है, 3 कर देते हैं, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से 6 लिख सकता हूँ। यदि इसको और सरल हम बनाए, -16x बराबर 6 दूनी 12x माइनस 16 96, ये आ गया, आया ना, आ गया। यदि हम इसको इधर लेते आए तो एक्स स्क्वायर -28x बराबर -96, ये समीकरण आया आपके पास, ये समीकरण आया आपके पास। तो यहाँ से आपको वैल्यू पुट मेथड भी अपना सकते हैं।
अपना लीजिए वैल्यू फिट मेथड। लास्ट में इकाई अंक यदि हम 4 रखते हैं, 14 रखते हैं, 4 चौके 16, 6, 32, 2, ये हो सकते हैं। यदि 25 रखते हैं, 29, यदि हम 20, एक सपोज डेट के लिए हम 20 रखते हैं, मान लेते हैं 20 या 25 रखते हैं, 20 बसाएँ 400, अब -20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, -96 हो रहा है, 40, 0, 55, ये तो हो रहा है ज़्यादा। एक सेकंड, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए आप। वैल्यू पुट मान लेते हैं हम, पहले 15 को मान लेते हैं। यदि हम इकाई अंक पे खेल करते हैं तो 14 हो जाएगा, 4 चौके 16, 6, -4, 8 चौक 32, 2, 16, 6 हो गया, और 14, 8 चौक 32 यानी 2 हो गया, तो इकाई अंक पे 4 बचना चाहिए, तो इकाई अंक पे यहाँ नहीं बच रहा। एक सेकंड, इसको आप ऑप्शन से एक बार देखते हैं, इसका प्रोसेस बता रहे हैं हम इसको। एक बार ऑप्शन से पहले इसको देख लेते हैं, ऑप्शन से कितना आसान तरीका हो जाता है इसमें, देख लेते हैं। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा इतना है, 3 गुना बड़ा, इसकी लंबी भुजा की लंबाई क्या है? लंबी भुजा का लंबाई खोज रहा है, लंबी भुजा की लंबाई खोज रहा है। मान लेते हैं यदि हम लंबाई, सबसे लंबी भुजा 14 है, तो लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर छोटी, तो छोटी भुजा होगी मेरे पास, तो छोटी भुजा क्या -2 होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता है ना, डायरेक्ट यहाँ से गए। दूसरा नंबर 25 मान लेते हैं, यदि मेरा लंबी भुजा 25 है, ध्यान दीजिएगा, लंबी भुजा यदि मेरा 25 है तो 16 सेंटीमीटर कम है, तो छोटी भुजा क्या होगा? 9 होगा। तो इसका आपका एरिया क्या होगा? 225 एरिया हो जाएगा। तो क्या ये इसका परिमाप के 3 गुने के बराबर है? तो इसका परिमाप कितना होगा? 2 इंटू बी होता है, 9 5 14, 2 1 3, इसका 2 गुना करे तो 68, इसका 6 गुना 6 36, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है ये नहीं हो सकता है, इसको हटाइए, ये नहीं हो सकता है। क्या 19 हो सकता है? देख लेते हैं, यदि हम सबसे लंबी भुजा को 19 माने तो ये 3 होगा, छोटी भुजा क्योंकि 16 सेंटीमीटर छोटी है। तो इसका एरिया लेते हैं तो 57, और इसका परिमाप लेते हैं तो 19 3 22 और दूनी 44 का 6 गुना बराबर है, नहीं बराबर, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर, 24 ले लेते हैं, यदि लंबी भुजा 24 है, 16 सेंटीमीटर बोल रहा है कम है, तो यानी ये भुजा 8 हो जाएगा। इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 192, और 32, 3 और 16, 192 हो जाएगा। क्या इसका आयत का 6 गुना है, परिमाप का 6 गुना है, तो परिमाप एल प्लस बी कितना हो गया? 8 4 12 3 32 दूनी 64, 64 दिया जी, बराबर है। यही आपका प्रूफ है, ऑप्शन राइट है। समझ गए? यानी कि ये जो अंक होगी वो 4 होगा। ऐसे बनाया जाता है ऑप्शन से। ऑप्शन से आपको जो पूछ रहा है, ऑप्शन से लंबाई पूछ रहा है, लंबाई पूछेंगे, बाकी बात उसी प्रक्रिया से आपको लेना है और एक जगह प्रूव्ड करना है। जैसे हमने इसमें क्या वैल्यू बराबर की हो, कि इसका परिमाप जो होता है और इसका एरिया जो होता है, 3 गुना परिमाप और एरिया बराबर होना चाहिए, तो सेम बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, वो विधि जो बना रहे थे उस विधि को एक बार देख लेते हैं। 16 है तो इसका हम एरिया क्या मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16x एरिया हो गया। इसका परिमाप क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2x-16, या हम लिख सकते हैं 4x-32। यदि इसका भी हम 3 गुना कर दे तो 4 या 12x-32, तो मैं लिख सकता हूँ 12x-32। ठीक है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ माइनस ना होगा, माइनस था ना। ठीक है, x-16, तो ये इसको इधर लेते आया, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -28x बराबर -32। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यदि हम संख्याओं को डायरेक्ट नीचे से चलते हैं, यदि हम संख्याओं को 24 है, यदि हम बड़ी संख्याओं को 24 है, तो बड़ी संख्या खोज रहा है ना,
बड़ी संख्या 24 है, यदि बड़ी संख्या 24 क्या रखा है x, यदि बड़ी संख्या को 24 हम मान ले तो छोटी संख्या कितना होगा 16, होगा ना 16। बड़ी संख्या कितनी होगी, आप लोग इस ऑप्शन से देख सकते हैं एक बार, ठीक है, आप लोग इससे देख सकते हैं, ये बहुत लंबा डीपली हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा इससे, ज़्यादा समय आपका खपत करेगा, ठीक है। आप इससे एक बार देख लीजिएगा, ये आया था एक्स एक्स माइनस 60, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है और इससे शॉर्टली होता है, तो हम आप लोग के सामने लेके आएंगे जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स वाई का गुणनफल 45 दिया गया है, एक्स वाई का मान आपसे पूछा गया है, सॉरी एक्स पे पावर 4 और वाई पे पावर 4 का मान दिया गया है आपके पास, दिया गया है आपके पास। तो यहाँ से एक बच्चा भी ये जानता है कि 9 पचे 45 होगा, यदि इसका जोड़ करेंगे 9 5 14 होगा, यदि ये इसका इस 4 कर दे, 9 पे पावर 4 प्लस 5 पे पावर 4 कितना होगा, तो क्या मैं इसका स्क्वायर करने बैठूंगा, कभी नहीं। इकाई अंक पे करते हैं 9 नमा 81, फिर इसको 9 करेंगे 9 नमा 81 यानी 1 होगा, इकाई अंक पे इसका कितना करे 5 होगा, यानी कोई भी उत्तर है इकाई अंक पे 6 होगा, तो 6 इस करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए, वैल्यू पुट मेथड अपनाना है यहाँ, डायरेक्ट आपको संख्या खोज कर लाना कितना होगा, इससे माइंड टेस्ट आपका पता चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहित अपनी वस्तु के मूल्य उससे क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, यदि वो 85% की छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपया में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि वस्तु 100 में ये हम खरीदे कोई वस्तु, इसको 60% अधिक पे अंकित करें, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 160 रुपया में मार्क प्राइस मेरा हुआ। यदि वो 85% की छूट दे, ये 85% की छूट देती है, ठीक है, 85% का छूट देता है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम ये 15% का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, ये से चला जाएगा यहाँ 8 बार में, 8 या 24, ठीक है। देने के बाद वस्तु इतना रुपये में बेचा जाता है, 18,510, अरे MP से मार्क प्राइस से छूट देने के बाद जो वस्तु होता है उसी को तो क्रय विक्रय मूल्य बोला जाता है, बोला जाता है ना। 24% का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ इतना है, 100 निकालना है, 12 दूनी 100 मेरा क्रय मूल्य है, 12 दूनी 24, इसको कटाइए, 12 एक 12, 6, 12 पंचे 60, 5 हो गया, बच्चों का 48, 3 हो गया, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, एक लगभग में लिख लेते हैं इसको, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, सॉरी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एक 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना, 10 ही होगा ना, 77 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 2, एक सेकंड कहीं गलती की है मैंने, एक सेकंड दोस्त, एक वस्तु इतना में इतना खरीदा गया, ठीक है, 160 रुपया अधिक मूल्य अंकित किया, यदि वो 85% छूट देने का वादा किया है, 85% छूट देने का वादा किया है, 85% यदि हम छूट दें 15% मेरा वैल्यू आ जाएगा, इसका 15% का वैल्यू 14 आ गया आपका, एक जीरो चला गया, 5 या 15 2 8, 8 या 24 आ गया, 24 का वैल्यू आपके पास दिया गया है, एक सेकंड, आपके पास 24 फिर से करते हैं, आपके पास 24 का वैल्यू दिया गया है, 24 SP, इसका वैल्यू कितना है 18,510, तो आपका क्रय मूल्य खोज रहा है, क्रय मूल्य को हमने 100 माना है, 100 का वैल्यू पूछा गया है, पूछा गया है ना, 100 का वैल्यू निकालते हैं,
दो से इसको लेते जाइए 12 बार में, दो से इसको लेते जाइए, दो नमा 18 और दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो पंचे 10, ये हो गया। इसको 12 बार में ख़त्म करना है। बरसते 84, बरसते 84, एक, 12 × 12, 3 हो गया, 12 दूनी 24, 6 हो गया, 12 पंचे 60, यही तो हुआ है। 77, 125, 77, 100, यही तो उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस फिर देख लेते हैं। रोहित अपनी वस्तु का मूल्य अपने क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो यदि हम 100 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे तो इसको 60% अधिक पे अंकित करने बोल दे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका मार्क प्राइस हमको 160 पे अंकित करना होगा, ठीक है। यदि वो 85% की छूट भी देता है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। यदि 85% छूट दे रहा है ये, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू जो नीचे आएगा वो 15% के बराबर होगा। तो इसका 15% कितना होगा, 160 का 15% 24, बस 24, यही तो मेरा सेल प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। तो 24 का वैल्यू विक्रय मूल्य है 24 का, लेकिन संख्यात्मक मान से ये 510 है। क्रय मूल्य खोजा गया है, क्रय मूल्य कितना माने थे 100, 100 यदि विक्रय मूल्य खोजता, अंकित मूल्य खोजता है तो 160 यहाँ लिख देते, ठीक है। लेकिन क्रय मूल्य खोजा गया 160, तो इसका वैल्यू आप यहाँ से कटा के लिख सकते हैं 77, 125, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पिता अपने पुत्र एक पिता अपने पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के दुगुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र के आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर वर्षों में क्या होगा। आधा स्टूडेंट क्वेश्चन देख के छोड़ के निकल जाते हैं। क्यों छोड़ना है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में। एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, एक पिता यानी हम बोल सकते हैं, सॉरी, फादर, एक पिता एक सन के वर्तमान आयु का योग पुत्र के वर्तमान आयु के दुगुने से, पुत्र यानी सन के वर्तमान आयु के दुगुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु 12 गुना पुत्र की आयु 13 गुने से 17 वर्ष कम होगा। पिता पुत्र के वर्तमान आयु का बीच का अंतर क्या, बस अंतर तो पूछा गया, वर्तमान आयु का अंतर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यदि इधर लेते आया तो एफ ये माइनस में हो जाएगा, एफ माइनस एस बराबर 19। और यही तो आपसे पूछा गया, दोनों का अंतर कितना होगा, 19। सिर्फ आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में, बस ये लाइन से। और ये थोड़ा सा इधर, ये लाइन से। नीचे वाला पढ़ना भी नहीं है, फालतू में दिए गए हैं, ये पढ़ना भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इसी में ज़्यादा माथा खराब कर लेते हैं वो अपना। तो इसका क्वेश्चन ये सॉल्व ये है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्त, आज का यहीं तक था। बाकी बात अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम, जो भी थर्ड शिफ्ट में 9 जून को जो थर्ड शिफ्ट होंगे, 9 जून जो थर्ड शिफ्ट होंगे उसका कल PYQ क्वेश्चन से लेके आएंगे आप लोग के सामने। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जो आप लोग PYQ क्वेश्चन और एकदम बेस्ट सॉल्व के साथ आप लोग देख सके। बाकी बात पर डे जिस क्लास का होता है उसका PDF, प्रत्येक क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने मिल जाता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए जाकर टेलीग्राम चैनल पे। ये मेरा ये इसको सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पे PDF पा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यदि आपको सेशन पसंद आया हो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त सबके साथ। ये न्यू कोई स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट के पास भी शेयर कर दीजिएगा, उसको मेथड अच्छा लगे तो वो बना सकते हैं। यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैथ मैजिक क्लासेस को। इसी तरह PYQ क्वेश्चन जो भी हो, PYQ क्वेश्चन हो, चाहे वो SSC GD हो या रेलवे हो या SSC MTS CHSCL जो भी हो, सबके लिए PYQ क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने आ रहा हूँ। बस आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।